ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। चैप्टर 11 वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, जो न्यू रिवाइज सिलेबस जो अपना स्टार्ट हुआ है, जो अभी कोरोना के कारण जो सिलेबस को रिवाइज किया गया है, अभी और सिलेबस रिवाइज होना है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। 50% सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10% सिलेबस और लेस किया जाएगा। तो अभी तक के हिसाब से जो अपने पास में 11 नंबर चैप्टर है, उसमें से वर्क और पावर वाला जो पोर्शन है वो अपने सिलेबस में रखा गया है। एनर्जी वाला जो पोर्शन है वो सिलेबस से अभी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में से ओनली फॉर 25% चैप्टर ही जो है वो हमें स्टडी करना है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है इस चैप्टर को, तो मुश्किल से अपना 2 या 3 वीडियो के अंदर जो है वो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एनर्जी वाला पोर्शन हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। यहां हम स्टडी करेंगे वर्क और पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क के बारे में। व्हाट इज वर्क? अब देखते हैं डेली रूटीन लाइफ के अंदर आप बहुत सारे वर्क करते हैं। लाइक एज बॉयज के लिए बात करें, प्लेइंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या कह सकते हैं कि मोबाइल गेम्स हो गए, या स्टडी हो गई अपनी। तो ये सब क्या है? वर्क है। गर्ल्स के लिए बात करें कि होमवर्क, लाइक है जैसे कि क्लीनिंग हो गई, या कह सकते हैं कि डस्टिंग हो गई, या खाना बनाना हो गया, है ना। ये सारे प्रोसेस क्या है? वर्क है। और इन सब वर्क के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। यानी कि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट एनर्जी वर्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें व्हाट इज वर्क, तो मैंने यहाँ एक डेफिनेशन आपको बहुत इजी करने के लिए जो है वो क्लियर लिख रखी है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। व्हाट इज वर्क? व्हेन इफ फोर्स एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट। सपोज हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब वो फोर्स कैसे भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, या कोई अदर फोर्सेस हो सकता है। तो when a force act upon an object to cause, और इस फोर्स के कॉज के थ्रू रिजल्टिंग ऑफ फोर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है हमारे पास में जो कि पॉइंट ए पर प्लेस्ड है। पॉइंट ए पर जो है वो ये प्रेजेंट है। इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा ना। आप देख रहे हैं आपके पास में कोई भी एक बॉक्स रखा है, कोई बुक रखी है मेज के ऊपर, तो आप उसको फोर्स करेंगे, यानी कि उसको पुश करेंगे, या उसको उठा के दूसरी जगह पर उसको रख देंगे। तो आपने उसके ऊपर क्या किया? फोर्स अप्लाई किया है। तो जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ए से बी पर पहुंच जाएगा, और इस बीच इसने एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो कह सकते हैं कि मेजर किया, यानी कि इसके बीच की एक फिक्स डिस्टेंस जो है वो कवर हुई है, और वो डिस्टेंस क्या है? एस। एस मींस डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया जा रहा है? वर्क किया जा रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। When a force act upon an object to cause a displacement of the object, it is said that work was done upon the object. तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया गया है, अप्लाई किया गया है। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? तो अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, वर्क इज multiplication of force and displacement. F multiply S. F means force and S means displacement. Clear हो गई बात? Second point. When force and direction of displacement is similar, then work is positive. बात समझ में आई? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो वर्क कंप्लीट होगा, वर्क डन होगा, वो पॉजिटिव वर्क होगा। और अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है
और ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करिए, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो वर्क कंप्लीट होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। बट अगर दोनों सिमिलर हो यानी कि इक्वल हो जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। तो वर्क कंप्लीट करने के लिए टू कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, उनका होना बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, फोर्स। विदाउट फोर्स वर्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता। जब तक फोर्स नहीं होगा, जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हो गई? एंड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपके थ्रू जो वर्क कंप्लीट किया जाएगा वो जीरो होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी है और विदाउट फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप उस दीवार को पुश कर रहे हैं, आपने खूब उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट की और लास्ट में आप टायर्ड भी हो गए, थक गए पूरी तरह से, लेकिन उस वॉल की कह सकते हैं पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, देन वर्क इज जीरो। आप एक 50 kg का बैग जो है वो अपने हेड पर रख करके एक ही जगह पर खड़े हैं, आपने बहुत सारा वर्क कंप्लीट किया, आपकी एनर्जी डाउन हो गई, आपकी जो है वो कह सकते हैं कंडीशन नहीं है अब उसको लेकर के रखने की, खड़े रखने की, लेकिन आपने कोई मूवमेंट नहीं की, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, देन वर्क इज जीरो। क्लियर हो गई बात? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों कंपलसरी है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी डेफिनेशन और बना सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन इज डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के डिफरेंट है, तो हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। समझिए इसको। सपोज ये एक ब्लॉक प्रेजेंट है, ये एक ब्लॉक प्रेजेंट है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस हो रहा है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों के बीच में अगर कोई एंगल बन रहा है, थीटा एंगल, सपोज यहां पर थीटा एंगल प्रेजेंट है, तो हम इस वर्क के या कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। क्या कंपोनेंट्स होंगे? वर्क इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई एस कॉस थीटा। समझ रहे हैं आप इस बात को? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अगर कोई थीटा एंगल प्रेजेंट है, कोई एंगल प्रेजेंट होगा, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स के कंपोनेंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कंपोनेंट्स क्या होंगे? W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट्स कैसा होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का या जो फंक्शन, जो वर्क कंप्लीट किया जा रहा है उसका कंपोनेंट हो सकता है, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात? सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, यानी कि बीच में थीटा वैल्यू, और थीटा की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वर्क कंप्लीट होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है,
तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क कंप्लीट होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। देन फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होता है। और इस कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। अगर परपेंडिकुलर वो काम कर रहा है, परपेंडिकुलर वर्क अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वर्क होगा वो जीरो होगा। क्लियर है? एंड नेक्स्ट, व्हेन फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क कंप्लीट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस कंपोनेंट्स के थ्रू यानी कि Fs cos 180 डिग्री आएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कह सकते हैं वर्क कंप्लीट होगा वो नेगेटिव वर्क कंप्लीट होगा। और आफ्टर सम टाइम जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी दूर डिस्टेंस के बाद में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक कार बहुत स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइवर ने जैसे उस कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई किया यानी कि फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, उस कार की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो थोड़ी दूरी पर जाकर के जो कार है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क कंप्लीट किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क होगा। क्लियर हो गई आपको बात? तो जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, कह सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें उसके बीच का जो थीटा एंगल जो है वो फाइंड हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया है, W इक्वल्स टू F इंटू S, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डिस्कस करें तो जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया होगा कि जो वर्क होता है या जो फोर्स होता है उसको हम न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क को हमने किसमें, फोर्स को हमने किसमें कैलकुलेट किया, न्यूटन में। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होती है, मीटर में होती है, यानी कि जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट होती है मीटर। तो वर्क की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है? इस यूनिट को एक साइंटिस्ट जूल ने जो है वो प्रोवाइड किया, इसलिए जो है वो इस यूनिट को हम जूल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जूल वर्क अप्लाई होगा। अब 1 जूल कब अप्लाई होगा? ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है, तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क किया गया है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 जूल। तो हमने 1 जूल की एक डेफिनेशन आपको दिखा रखी है। व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, देन द वर्क डन इज टर्म्ड एज 1 जूल ऑफ वर्क। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस तक मूव करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाइड वर्क होगा वो क्या होगा, 1 जूल होगा। क्लियर होगी बात? एक और यूनिट जो है वो हम इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क के लिए। कब करेंगे? अगर फोर्स किसमें हो, डाइन में हो, यानी कि फोर्स की यूनिट अगर आप डाइन लेते हैं, न्यूटन की जगह अगर आप डाइन ले लेते हैं, 1 न्यूटन जो है वो 10 टू पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में लेते हैं, यानी कि ये जो डाइन और सेंटीमीटर है ये न्यूटन और मीटर से स्मॉल यूनिट होती है, छोटी यूनिट होगी। तो अगर आप डाइन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में अगर इसको कैलकुलेट करें, न्यूटन इंटू मीटर के जगह पर डाइन इंटू सेंटीमीटर में अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसकी यूनिट होती है आपके
अर्ग, इसको अर्ग से डिनोट करते हैं। 1 अर्ग इज इक्वल्स टू, जो 1 अर्ग होगा वो कितना होगा, सॉरी 1 अर्ग नहीं कह सकते इसको, व्हेन डाइन की वैल्यू आप क्या रखें 10 टू पावर 5 यानी कि 1 न्यूटन के इक्वल रखें, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 100, यानी कि जो 1 मीटर है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर प्रेजेंट होंगे। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टू पावर 2। तो इस कंडीशन में जो वर्क कंप्लीट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू पावर 7 अर्ग। क्लियर हो गई होगी आपको बात। यानी कि अगर आप न्यूटन की जगह पर डाइन यूनिट यूज करते हैं और मीटर की जगह पर अगर आप सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्क कंप्लीट होगा उसकी यूनिट क्या होगी अर्ग। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन वर्क इज 10 टू पावर 7 अर्ग। क्लियर हो गई। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने वर्क के बारे में जो है वो डिस्कस किया है, इसका फॉर्मूला और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, यानी कि जो वर्क करने में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके कंपोनेंट्स, और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी अप्लाई किया W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है वो हमें उस पे मतलब हमें ऐसे फाइंड होगी जो डिपेंड करेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स पर, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन के बीच में जो थीटा एंगल बनेगा उसके थ्रू हम फोर्स के कंपोनेंट्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज होगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए, आप मैथ्स के अंदर इसको यूज करते हैं। कॉस 90 डिग्री हो सकता है, कॉस कह सकते हैं कि 45 डिग्री, जो भी वैल्यू होगी वो हमें पता होगी। क्लियर है। तो इसके थ्रू जो है वो हम वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा, और नेक्स्ट जो है वो अपना पावर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।